जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हम सबको गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सारे अनु भाई, की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया जी? बच्चा कहता है बहुत वधिया फैमिली सर, तुसी सुनाओ की हाल चाल? आपा भी एकदम वधिया जी। अच्छा, कई बच्चे बड़े नाराज हैं, कह रहे अनशन पे बैठ जाएंगे, अनशन पे बैठ जाएंगे, आप लाइव क्यों नहीं आए? मेरे बच्चे मैं लाइव इसलिए नहीं आ पाया, लाइव प्रीमियर मैंने इसलिए चलाया क्योंकि मेरे घर में अर्जेंट काम आ गया था और मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा। मुझे आना लाइव ही था बट घर में अर्जेंट काम आ गया इसलिए लाइव नहीं आ पाया। बट टेंशन मत लो सर, रात को 10 बजे लाइव आ रहा हूँ जी। रात को 10 बजे मैं लाइव जरूर आऊँगा। अपनी फैमिली से बहुत इंपॉर्टेंट आज डिस्कशन करनी है क्योंकि जो आने वाली हमारी नई सीरीज़ है एमसीक्यूज़ की और कस्टम की, उससे रिलेटेड मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है और मेरी पूरी फैमिली का सही टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। देखो अगर लाइव नहीं आओगे ना तो फिर ये लगा लो सही तरह से गाइडेंस ना तो आपको मिल पाएगी ना मुझे मिल पाएगी। ठीक है, इवन नई सीरीज अटेंड करने से भी इंपॉर्टेंट है आज का सेशन अटेंड करना क्योंकि उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। आप मुझे सजेस्ट करोगे, मैं आपको एडवाइस करूंगा, दोनों मिलकर एक सोल्यूशन निकालेंगे और जो सोल्यूशन बेस्ट सोल्यूशन होगा ना उसमें मैं अपनी अप्रूवल देके अपनी नई सीरीज स्टार्ट कर देंगे 7 तारीख से जी। ठीक है, बट आज का हमारा 27 मिनट 7 कॉन्सेप्ट वाला जो आज हमारा सेशन है, सेकंड लास्ट सेशन है जी। आज वैसे हमारा मिसलिनियस प्रोविजन का 11वां चैप्टर है, मतलब आज हमें लास्ट चैप्टर है बट हमें आज सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करने। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूँ जी। आज ना हमारा इस चीज़ का सेशन है बट आज हम ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 डिस्कस कर लेंगे जी, कॉन्सेप्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, 3 डिस्कस करेंगे, 4 डिस्कस करेंगे और ये जो बैलेंस 3 कॉन्सेप्ट हमारे बैलेंस बचेंगे ना इसको हम डिस्कस करेंगे वेडनेसडे को जी। ठीक है जी, मतलब 4 कॉन्सेप्ट आज हम फटाफट से रिवाइज कर लेंगे आधे घंटे में और जो बैलेंस 3 कॉन्सेप्ट होंगे वेडनेसडे को रिवाइज करके 27 मिनट वाली सीरीज को भी स्वाहा कर देंगे। ये सीरीज भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करूंगा इस सीरीज ने, मेरे को गारंटी है कि आपको बहुत हेल्प दी होगी। मतलब जो आपने रिवीजन स्टूडेंट दरबार में की थी एक बार दोबारा से एक तरह से आपकी रिवीजन हो चुकी होगी और सारी बातें आपको याद हो चुकी होंगी। ठीक है, अब ये सारी रिवीजन पता कब काम आएगी? ये सारी रिवीजन हमारी काम आएगी जब हम अपना 7 तारीख से एमसीक्यूज करना स्टार्ट करेंगे। फिर मुझे पता लगेगा कि वाकई में आपने सही ढंग से रिवीजन किया नहीं की। ठीक है, तो अभी तक तो हमने रिवीजन कर ली, कुछ कुछ जगह हमने एमसीक्यूज भी साथ साथ कंप्लीट किए हैं बट अब मेन एमसीक्यूज की जब मेरी सीरीज स्टार्ट होगी फिर मुझे पता लगेगा कि वाकई आपने रिवीजन कितनी बढ़िया ढंग से की है जी। तो सारे बच्चे 10 बजे आज लाइव पहुंच जाना जी। जितने बच्चे हैं 10 बजे सही टाइम पर वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए क्योंकि काफ़ी सारी बातें आज हमें डिस्कस करनी है। मैं ज़्यादा लंबा सेशन नहीं लूँगा, 20 मिनट का 25 मिनट का या मैक्सिमम आधे घंटे का सेशन लूँगा और फाइनली एक कंक्लूजन पे निकलेंगे कि हमें अब नई सीरीज में क्या करना है जी। ठीक है जी, चलो इधर देखो ध्यान से और फटाफट सेशन स्टार्ट करते हैं जी। अब एक बार जो आज हमारा चैप्टर नंबर 11 है उसमें एक तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें सेक्शन 201 और 201A ये रिवाइज करना है। जो अभी हमने टीडीएस का चैप्टर रिवाइज किया अभी 5-10 मिनट पहले, उसके अंदर ही ये अभी हमने कंप्लीट किया है। एक बार दोबारा से उसकी रिवीजन करेंगे। फिर एक है मैट, क्रेडिट और यूटिलाइजेशन। याद करो आपके सिलेबस में एक चैप्टर है मैट का जी, आपके सिलेबस में एक चैप्टर है मैट का जो भी हमारा स्टूडेंट दरबार में हुआ नहीं है उसको हम करेंगे वेडनेसडे को। उसकी भी थोड़ी सी रिवीजन अभी कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ रिवीजन आपकी नहीं भी हुई तो भी थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ना, उसको भी आज कर लेंगे। फिर एएमटी एप्लीकेबिलिटी की, एएमटी एप्लीकेबल कब होगा उसको भी फटाफट से रिवाइज करेंगे। और जो इनकम टैक्स में हम अपील करते हैं तो अपील करने का हिरार्की क्या होता है उसको भी आज हम रिवाइज करेंगे। ये 4 कॉन्सेप्ट आज रिवाइज करेंगे और बाकी 3 कॉन्सेप्ट जो होंगे उसको हम वेडनेसडे को रिवाइज करेंगे। इधर देखो ध्यान से, अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जी दैट इज सेक्शन नंबर 201 और ये 201A जो है ना ये हमारे टीडीएस के प्रोविजन के हैं। एक बात मैंने सोच के बताना जी, अभी मेरे ख्याल से 10 मिनट भी नहीं होंगे आपको, अभी 10 मिनट में पूरे नहीं हुए होंगे आपको। आपने जो भी टीडीएस का लॉ पढ़ा उसके अंदर आपको मैंने कहा था कि अगर कोई पर्सन टीडीएस नहीं काटता या टीडीएस काटने के बाद गवर्नमेंट को पे नहीं करेगा उस केस में इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, और जितना टीडीएस नहीं काटेगा उसके बराबर 100% की पेनल्टी लगेगी। अभी मैंने आपको समझाया। फिर मैंने कहा था कि अगर उसने टीडीएस लेट काटा या टीडीएस लेट पे किया तो लेट जब काटेगा उस केस में 1% इंटरेस्ट होगा, लेट पेमेंट करने वाले केस में 1.5% इंटरेस्ट होगा। अब वो जो बातें मैंने आपको समझाई है ना वो सेक्शन 201 और 2011A की ही है। तो बस इतनी सी बात ध्यान देना जी, अगर किसी पर्सन को टीडीएस काटना चाहिए था उसने टीडीएस नहीं काटा, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर किसी पर्सन को टीडीएस काटना चाहिए था उसने टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस काटने के बाद गवर्नमेंट को पे नहीं किया, उस केस में जो प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे ना वो सेक्शन 2011 के एप्लीकेबल होंगे।
और अगर किसी पर्सन ने टीडीएस लेट काटा या अगर किसी पर्सन ने टीडीएस लेट पे किया, उस केस में प्रोविजन लगेंगे 2011 ए के। अब बच्चा कहता है सर अगर 2011 की बात करेंगे उस केस में क्या होगा मेरे बच्चे, उस केस में 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, प्लस में 100% की पेनल्टी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। और अगर आपने टीडीएस लेट काटा, उस केस में 1% इंटरेस्ट होगा, पेनल्टी नहीं होगी। और अगर टीडीएस लेट पे किया होगा तो फिर 1.5% इंटरेस्ट होगा, पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। ये बातें जो अभी हमने रिवाइज की हैं एक बार दोबारा से हमने रिवाइज कर ली, ठीक है जी। अब गलती तो नहीं करोगे एग्जाम में, मुझे फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ जी। ये मत सोचना मैं चैट बॉक्स नहीं पढ़ रहा सर, ध्यान रखना इधर आपकी क्लास चल रही है, इधर मेरे आपके मैसेज पढ़ रहा हूँ जी, और मैं सबके नाम पढ़ रहा हूँ सर, ध्यान रखना। एक एक बच्चे के नाम मैं लेके बताऊंगा किसने मेरे को यहाँ पे आंसर दिया था, किसने आंसर नहीं दिया था। मुझे फटाफट से बताओ रही, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि इस पर्सन ने टीडीएस नहीं काटा, इस पर्सन ने टीडीएस नहीं काटा तो किस में कवर होगा, 2011 में कवर होगा। टीडीएस काटने के बाद पे नहीं किया तो कहां कवर होगा, 2011 में कवर होगा। लेट काटा 2011 ए में कवर होगा, लेट पे किया तो कहां कवर होगा, 2011 ए में कवर होगा। अगर वो 2011 में कवर होगा तो भैया बन गया वो डिफॉल्टर वाले केस में 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ का इंटरेस्ट है, प्लस में 100% की पेनल्टी है। और अगर आप 2011 में कवर होते हो, 2011 ए में कवर होते हो तो लेट डिडक्शन वाले केस में इंटरेस्ट लगेगा 1% और लेट पेमेंट वाले केस में इंटरेस्ट लगेगा 1.5%, बट इस केस में कोई भी पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। ये सारी बातें हमने रिवाइज की हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया जी, दोबारा से कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो हमारा है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा है मैट क्रेडिट और यूटिलाइजेशन और एएमटी एप्लीकेबिलिटी। वैसे ये दोनों चैप्टर हमने रेगुलर बैच में तो कंप्लीट किए हुए हैं, बट अभी तक हमने स्टूडेंट दरबार में रिवाइज नहीं किए, इसको हम करेंगे वेडनेसडे को। बट याद करो थोड़ा बहुत, अगर किसी बच्चे को रेगुलर बैच ध्यान आ रहा हो सर, क्योंकि बहुत पहले की बात है, आप छोटे छोटे बच्चे होते थे क्लासेस के अंदर आते थे। याद करो आपको मैंने कहा था कि मैट एप्लीकेबल होगा कंपनी पर, ठीक है, एएमटी एप्लीकेबल होगा अदर देन कंपनी पर। बट एएमटी अदर देन कंपनी पर एप्लीकेबल तो होगा, पर हर केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी बीवाई है और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, और अगर उनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख रुपए तक की होगी तो उस केस में एएमटी एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर उनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ऊपर होगी तो एएमटी एप्लीकेबल होगा। बट इन चारों को छोड़ के कोई भी पर्सन होगा उस केस में एएमटी स्टार्टिंग से एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, एलएलपी हो गया, सोसाइटी हो गया, उस केस में एएमटी स्टार्टिंग से एप्लीकेबल होगा। बट गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर किसी इंडिविजुअल ने सेक्शन नंबर 115 बीएसी वाला ऑप्शन लिया है, या अगर किसी सोसाइटी ने 115 बीएडी वाला ऑप्शन लिया होगा ना, उस केस में एएमटी के प्रोविजन उन लोगों पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब ये टमाटरी कलर का बच्चा कहता भाई तने बेर है कि सर के कह रहे हैं, मैंने समझ में तो बिल्कुल भी ना आ रहा सर के कह रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, याद करो आपने इंडिविजुअल बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर में सेक्शन नंबर 115 बीएससी किया था और 115 बीएडी किया था। अब जो 115 बीएससी वाला ऑप्शन लेते हैं और जो 115 बीएडी वाला ऑप्शन लेते हैं, उन लोगों के ऊपर एएमटी के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। ये लेटेस्ट अमेंडमेंट आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा, एक इंडिविजुअल है, सुनो क्वेश्चन क्या बनेगा जी। क्वेश्चन ये बनेगा, एक इंडिविजुअल है, उसकी एडजस्टेड टोटल इनकम 40 लाख रुपए की है, बट उसने 115 बीएससी वाला ऑप्शन लिया है, तो क्या एएमटी लगेगा? आंसर इज नो। एक बच्चा कहता है सर बट 20 लाख से ऊपर है तो एएमटी लगना चाहिए ना। यस लगना चाहिए, बट मैंने क्या बोला कि अगर 115 बीएससी वाला ऑप्शन लिया होगा, अगर स्पेशल स्कीम ली होगी तो स्पेशल स्कीम वालों पर एएमटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे अगर सोसाइटी है, सोसाइटी वाले केस में स्पेशल स्कीम कहां पे कवर होगी, 115 बीएडी में। तो अगर 115 बीएडी वाले मैंने स्कीम ली होगी, उस केस में एएमटी के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। बस गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, तो सिंपल सी ये बात ध्यान देना चाहिए। मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा है एएमटी की एप्लीकेबिलिटी, तो एप्लीकेबिलिटी अदर देन कंपनी पर होगी। दोबारा बोलो, अदर देन कंपनी पर लगेगा। अदर देन कंपनी को छोड़ के दो कैटेगरी बनाओगे, आपको मैं दिखा देता हूँ। चलो, आप छोटे छोटे क्यूट से बच्चों ना उदास चेहरे देख के मेरे को तरस आ रहा था। इधर देखो ध्यान से नालायकों, इधर देखो जी, आपके पास समरी बुक है, उसमें दिया हुआ है जी, आप सबके पास समरी बुक है, उसमें दिया हुआ है, एक बार चेक करना। देखो जी, एएमटी 115 जेसी क्या लिखा हुआ है, हर पर्सन पे एप्लीकेबल होगा कंपनी को छोड़ के। उसके दो केस बनेंगे, इंडिविजुअल, एचईएफ, एजेपी, एओपी, बीवाई। अगर उनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख तक होगी तो एएमटी नहीं लगेगा, अगर 20 लाख से ऊपर होगी एएमटी लगेगा। और इन चारों को छोड़ के अदर पर्सन होंगे, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म हो गया, एलएलपी हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गया, उन सबको एएमटी स्टार्टिंग से पे करना पड़ेगा। उस केस में कोई भी लिमिट नहीं है। और अगर 115 बीएससी वाला ऑप्शन लिया होगा या 115 बीएडी वाला ऑप्शन लिया होगा, उस केस में एएमटी नहीं लगेगा। एक बच्चा एंटी होके बैठ गया, कह रहा मैं नहीं मानता
कह रहा विवेक सर तो पागल है, कह रहा मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ऐसा कहाँ लिखा है कि 115 बीएससी और 115 बीएडी वालों पर एएमटी नहीं लगेगा? सर ये पुरानी चीज़ नहीं है, ये अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है। याद करो अमेंडमेंट क्लास के अंदर मैंने आपको दिखाई भी थी। मैं उस बच्चे को दिखाता हूँ जिसको मेरे ऊपर डाउट हो रहा है। इधर देखो ध्यान से, नहीं ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, अगर आपने 115 बीएससी लिया है और 115 बीएडी लिया हुआ है तो उस केस में एएमटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये क्लियर हो गया जी। और कमाल की बात देखो री, अगर कोई आपके एएमटी क्रेडिट बचे होंगे, अगर कोई आपके एएमटी क्रेडिट बचे होंगे और आप 115 बीएससी और 115 बीएडी वाला ऑप्शन ले लेते हो तो जितने क्रेडिट बचे होंगे आप सब जानते हो, एएमटी क्रेडिट 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो लैप्स हो जाएंगे। मतलब अगर किसी पर्सन ने फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एएमटी के प्रोविजन एप्लीकेबल थे मेरे ऊपर, अभी तक मैंने 115 बीएससी नहीं लिया था, मेरे पास क्रेडिट बचे हुए थे, अब मैं चाहता हूं कि मैं नई स्कीम ले लूं, अब मैं चाहता हूं मैं 115 बीएससी वाला ऑप्शन ले लूं, मेरे पास क्रेडिट बचे हैं, तो गवर्नमेंट कहती है वो सारे लैप्स हो जाएंगे। बस ये बात ध्यान देना। तो सिंपल सी बात देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ एनी एसएससी ऑप्ट टू सेक्शन 115 बीएससी और 115 बीएडी, इफ एनी ब्रॉट फॉरवर्ड एएमटी क्रेडिट एग्जिस्ट, सच क्रेडिट विल लैप्स एज इट इज नॉट अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड फर्दर। बस ये बात ध्यान देना। तो सिंपल सा क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, सिंपल सा क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि भैया कंपनी को छोड़ के सबके ऊपर एएमटी के प्रोविजन लगते हैं, बट ऐसे लोग जिन्होंने 115 बीएससी लिया हो, 115 बीएडी लिया हो, उन पे प्रोविजन नहीं लगते हैं। और दूसरी बात, अगर वो इंडिविजुअल एचएफ, एओपी, बीओई और एजेपी हैं, उनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख तक है, उन्हें भी एएमटी पे नहीं करना, उनको छोड़ के एएमटी स्टार्टिंग से पे करना है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। फिर एक कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है, मैट, क्रेडिट और यूटिलाइजेशन। अब ये क्रेडिट क्या होता है सर? याद करो एएमटी और मैट, अगर मैट समझ लोगे तो एएमटी आ जाएगा, एएमटी समझ लोगे तो मैट आ जाएगा। दोनों में फर्क ये है कि वो कंपनी पर या अदर देन कंपनी पर है। थोड़ा बहुत याद करो रेगुलर बैच वाले बच्चे जी, आपको मैंने वहाँ पे क्लास में समझाया था कि जब भी हम पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को तो हम पेमेंट क्या करते हैं जी। अब मैं बात करूँगा कंपनी की, क्योंकि यहाँ पे मैट की बातें हो रही है, क्योंकि एएमटी अदर देन कंपनी पर एप्लीकेबल है, मैट कंपनी पर एप्लीकेबल है। याद करो मैंने कहा था कि जब भी हम पेमेंट करेंगे ना गवर्नमेंट को, तो पेमेंट हमें कौन सी करनी होगी? पेमेंट हमें करनी होगी जो भी कंपनी का नॉर्मल टैक्स निकल के आएगा, या तो वो, या जो कंपनी का मैट कैलकुलेट करेंगे, या तो वो, विच एवरेज हायर। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, और मेरे बच्चे, मेरे अदरक कलर के बच्चे सीधे के बैठो, बिल्कुल। मतलब एक बच्चा ना अदरक जैसे होती है ना, अदरक टेढ़ी मेढ़ी होती है, मतलब एक बच्चा तो ऐसे टेढ़ा होकर बैठा है, वो मेरे ख्याल से अपने अंदर ही फंस गया, ऐसे करके ना, ऐसे करके फंस गया है, मतलब उससे निकल ही नहीं, ऐसे होता है ना, ऐसे वो निकल ही नहीं पा रहा। ऐसे अदरक कलर का बच्चा है नालायक, सीधे होके बैठो बिल्कुल। मतलब मैं यहाँ पे सर क्लास ले रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ, बच्चा अपनी मस्ती कर रहा है, सीधे होके बैठो नालायक। हाँ, बच्चा कह रहा है मैं अदरक कलर का नहीं हूँ, मैं कद्दू कलर का हूँ। मेरा बच्चा कद्दू कलर का है, तोरी कलर का है, बस जो सब्जी अच्छी लगती है उस कलर का बच्चे हो, बट सीधे होके बैठो। इधर सुनो ध्यान से। अब एक बार मुझे फटाफट से बोला नहीं, मैट के बारे में मैंने क्या बोला है? मैट की फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। नाम से पता लग रहा है कम से कम इतना टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। मैट आप सब जानते हो कंपनी पर एप्लीकेबल होता है, चाहे वो इंडियन हो, फॉरेन हो, बट हाँ कुछ फॉरेन कंपनी ऐसी होती हैं जिन पे मैट एप्लीकेबल नहीं होता। मैं उस बात पे नहीं जा रहा, उसको स्टूडेंट दरबार में रिवाइज कर लेंगे, उसको वेडनेसडे को स्टूडेंट दरबार में रिवाइज कर लेंगे कि कौन कौन सी फॉरेन कंपनी पर मैट एप्लीकेबल नहीं होता। अभी हमें जो कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, ये रिवाइज करना है कि जब हम मैट पे करते हैं तो कैसे पे करते हैं। आप नॉर्मल टैक्स निकालोगे, मैट निकालोगे, जो भी हायर होगा वो हायर पे करोगे। अगर मेरा नॉर्मल टैक्स ज़्यादा है फिर तो मैं नॉर्मल पे करूंगा, अगर मैट ज़्यादा है तो फिर मैं मैट पे करूंगा। बट गवर्नमेंट कह रही है कि अगर मैट ज़्यादा होगा तो मैट पे करोगे, बट तुम्हारे दिल में दर्द होगा। सोच के बोलना, मैट ज्यादा होने पर मैट पे करूंगा तो मेरे दिल में दर्द क्यों होगा? दर्द होने का रीजन क्या है? क्योंकि जब मेरा नॉर्मल टैक्स कम है तो एक्चुअल में नॉर्मल देना चाहिए, फिर मैं मैट क्यों पे करूं? बट गवर्नमेंट ने कहा तेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैट का मतलब क्या है? कम से कम इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा। याद करो सर क्लास में इसकी लंबी चौड़ी कहानी मैंने आपको सुनाई थी सर, धीरू भाई अंबानी वाली, रिलायंस कंपनी वाली, कि मैट क्यों लेकर आए थे। तो मैं उस सारी कहानी पे भी नहीं जा रहा, बस इतना सुनना कि अगर मैट पे करोगे तो दर्द होगा। दर्द होने का रीज़न क्या है कि जब मैं नॉर्मल टैक्स पे नहीं कर रहा, बिना बात के मुझे मैट पे करना पड़ा तो हार्डशिप हो रही है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा था, याद करो, हार्डशिप हो रही है, हार्डशिप होगी, बट इसका बेनिफिट हम क्या देंगे? तुम्हें मैट क्रेडिट दे देंगे। कितना मैट क्रेडिट देंगे? जितना तुम्हारा मैट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल टैक्स, उतना तुम हमसे मैट क्रेडिट ले लेना, और फिर उस मैट क्रेडिट को तुम वहां पे यूज़ कर पाओगे जिस ईयर में नॉर्मल टैक्स ज़्यादा होगा, उस ईयर में मैट क्रेडिट यूज़ कर लेना। तो मुझे फटाफट से बोल देना, मान लो एक कंपनी है, उसका नॉर्मल टैक्स 1 लाख रुपए आ रहा है, सोच समझ के बोलना जी। मान लो एक कंपनी है, उसका नॉर्मल टैक्स 1 लाख रुपए आ रहा है और उस कंपनी का मैट आ रहा है 1,20,000 पे।
आपने बोला जी नॉर्मल टैक्स 1,00,000 आ रहा है और मैट 1,20,000 आ रहा है, तो पे क्या करना पड़ेगा, 1,00,000 पे करना पड़ेगा या 1,20,000 पे करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है 1,20,000 पे करना पड़ेगा क्योंकि मैट ज़्यादा है। तो अगर मैट ज़्यादा होगा तो 20,000 का मुझे क्या मिल जाएगा, 20,000 का मुझे मैट क्रेडिट मिल जाएगा। इसका मतलब मुझे गवर्नमेंट से 20,000 पे लेने हैं, मुझे गवर्नमेंट से 20,000 पे लेने हैं। अच्छा, अब ये मुझे गवर्नमेंट से 20,000 पे कब मिलेंगे, ये तब मिलेंगे जिस ईयर में नॉर्मल टैक्स ज़्यादा होगा। मान लो अगले साल मेरा नॉर्मल टैक्स आ गया 1,40,000 पे और मेरा मैट निकल के आ गया 1,10,000 पे। अब आपने बोल देना अगर नॉर्मल 1,40 है, मैट 1,10 है, तो मुझे देना क्या होगा, 1,40 देना होगा। बट मैं 1,40 पे नहीं करूंगा। याद करो मैंने क्लास में समझाया था कि जब मैं 1,40 देने के लिए जाऊंगा तो 20,000 मुझे मैट क्रेडिट के गवर्नमेंट से लेने होंगे। जो 20,000 मुझे मैट क्रेडिट के गवर्नमेंट से लेने होंगे, उस 20,000 को माइनस करने के बाद जो बैलेंस 1,20,000 पे बचेंगे वो मैं पे करूंगा। ये सारी बातें हमने क्लास में की थी। तो सर ये होता है, इसको कहते हैं मैट क्रेडिट यूटिलाइजेशन। और अगर यूज नहीं होता तो याद करो जी 15 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जैसे सेट ऑफ वाले चैप्टर में क्या था, बिजनेस के लॉस 8 साल होते हैं, कैपिटल गेन के लॉस 8 साल होते हैं, हाउस प्रॉपर्टी के 8 साल होते हैं, बट आपके जो 35 AD वाले लॉस होते हैं इनफिनिटी लाइफ तक होते हैं। ऐसे ही मैट क्रेडिट जो होते हैं वो 15 साल तक आते हैं। तो चाहे मैं AMT क्रेडिट की बात करूंगा चाहे मैं मैट क्रेडिट की बात करूंगा, ये दोनों ही जो होंगे ये 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड होंगे। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो सिंपल सी बातें मैट क्रेडिट में बस ये निकल के आ रही हैं। मेरी पूरी फैमिली बस इतनी सी बात समझ लीजिए, क्रेडिट आपको मैट क्रेडिट तब मिलेगा जिस ईयर में मेरा मैट ज़्यादा होगा, नॉर्मल टैक्स कम होगा, उस ईयर में मैट क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो मैट क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्या आप मुझे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? कई बच्चे कह रहे हैं सर भगवान की कसम हमारे मन में ना यही चल रहा था कि सर हमें क्वेश्चन करवा दें, बस सर हमें क्वेश्चन करवा दें। तुम्हारे दिल में चल रहा था, मेरे दिल में चल रहा था, बात तो एक ही है। तुम्हारा दिल या मेरा दिल है तो दोनों का एक दिल, ये लो क्वेश्चन ले लो मेरे बच्चों, मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, तुम बोला करो यार, हुक्म बोला करो, कहो सर ये काम करो, मैं वो काम कर दिया करूंगा। इतनी टेंशन मत लिया करो तुम मेरे साथ। ये लो जी, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं मैट का, सेम AMT का भी होगा, ये बात ध्यान देना। बाकी इसकी रिवीजन जो करेंगे डिटेल में वो करेंगे वेडनेसडे को, ठीक है जी। बट फिर भी आपने जो रेगुलर बैच के अंदर पढ़ा होगा उसके बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। मान लो आपका ईयर 1 में मैट निकल के आ रहा है 1.5 लाख रुपए और नॉर्मल टैक्स निकल के आ रहा है 1 लाख रुपए। फिर अगले साल मैट निकल के आ रहा है 1,20,000 पे, नॉर्मल टैक्स निकल के आ रहा है 1,50,000 पे। अगले साल नॉर्मल टैक्स आ रहा है 1.5 लाख, ठीक है नहीं। फिर अगले साल मैट हो गया 1,40,000 पे और यहाँ पे नॉर्मल टैक्स हो गया 1,20,000 पे। अब मुझे बताओ जी फटाफट से पहले साल मैं क्या पे करूंगा, इतना बताओ। पहले साल मैं पेमेंट कितनी करूंगा गवर्नमेंट को और मुझे क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, बताओ जी फटाफट से पहले साल बताओ जी। मैट अगर 1.5 लाख रुपए है, नॉर्मल 1 लाख रुपए है, तो पे क्या करना है, विच एवरेज हायर। पे क्या करना पड़ेगा, विच एवरेज हायर। हायर मेरा क्या है जी, मैट है, तो पे क्या करूंगा 1.5 लाख रुपए। अब जैसे ही मैंने 1.5 लाख की पेमेंट की होगी ना, हाँ जी, जैसे ही मैंने 1.5 लाख की पेमेंट की होगी एकदम यहाँ पे दर्द हुआ होगा, उई उई। दर्द क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही मैंने मैट पे किया जबकि मेरा नॉर्मल टैक्स कम आ रहा है, मतलब मैंने कोई चोरी नहीं की, फिर भी अगर जबरदस्ती मुझे मैट देना पड़ जाएगा तो हार्डशिप तो होगी ना। तो गवर्नमेंट ने मुझसे पूछा हाँ भाई रो क्यों रहा है, क्या हो गया तुझे। मैं कह रही हार्डशिप हो रही है। कह रहे कितने की, मैं कहा 50,000 रुपए की। कह रहे 50,000 रुपए अपनी बुक्स में लिख ले कि तूने हमसे लेने हैं। याद करो GST में जो बातें ITC वाले केस में करते थे वही सेम बातें इनकम टैक्स में मैट क्रेडिट वाले केस में करते हैं। तो मैंने गवर्नमेंट से लिख लिया, मैं कह रही मुझे 50,000 रुपए गवर्नमेंट से लेने हैं। चलो जी अब अगले साल आ जाओ। अगले साल मेरा मैट 1,20 है, नॉर्मल 1,50 है। मुझे फटाफट से बोल देना इस ईयर में नॉर्मल ज़्यादा है मैट ज़्यादा है। आंसर दो सर मुझे, इस ईयर में नॉर्मल ज़्यादा है मैट ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल ज़्यादा है। और अगर नॉर्मल ज़्यादा होगा, याद करो अगर नॉर्मल ज़्यादा होगा तो फिर पे करूंगा नॉर्मल। बट जब मैं नॉर्मल देने के लिए जाऊंगा तो मैंने अभी क्या बोला कि जो पैसा गवर्नमेंट से लेना होगा उसको तुम यूज करके जो बैलेंस बचेगा वो तुम पे करोगे। अब एक बच्चा कहता है सर हमें पता कितना पे करेंगे, 1,50,000 रुपये देने जाएंगे, 50,000 रुपये गवर्नमेंट से लेने हैं तो हम पे करेंगे 1 लाख रुपए। और जो बच्चे 1 लाख रुपए कह रहे हैं ये सब उन कैटेगरी में आते हैं। एक तो होती है नालायकों वाली कैटेगरी, एक होती है ऊपर नालायक वाली कैटेगरी, एक होती है सुपर नालायक वाली कैटेगरी। ये सुपर नालायक वाली कैटेगरी में आते हैं नालायक। वो एक बात में सोच के बताओ, आपने 1 लाख कैसे बोल दिया? बच्चा कह रहा है 1 लाख ही तो बोलेंगे, 1.5 लाख में से 50,000 लेनी है। मेरे बच्चे आपको मैंने पहले भी क्लास में कहा था कि मैट क्रेडिट जब भी आप यूज करोगे वो उतना यूज करना कि आपका अमाउंट मैट से कम ना हो जाए।
अब सोच के बोला, अगर मैं 1.5 लाख में से, प्लीज ध्यान सुना जी, क्योंकि यहां पे कई सारे बच्चों को डाउट होता है, यहां पे कई सारे बच्चों को डाउट होगा, तो रिवीजन क्लास में ही समझ के चले जाओ जी, ताकि ये लगे कि रेगुलर बैच इसने लिए लिए नहीं लिया नहीं लिया कोई दिक्कत नहीं, बट रिवीजन क्लास में समझ में आ जाए। एक बात बताओ, जब मैं 1.5 लाख में से अगर 50,000 माइनस कर दूंगा तो बैलेंस बचेंगे 1 लाख। अब सोच के बोलना, जब मैं 1 लाख देने के लिए जाऊंगा तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, हेलो 1 लाख नहीं लेंगे, क्योंकि जब तुम्हारा मैट ही 1,20,000 है तो कम से कम 1,20 तो देना ही पड़ेगा। सर गवर्नमेंट क्या बोलेगी, जब तुम्हारा मैट 1,20,000 है तो कम से कम 1,20 तो देना ही पड़ेगा। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि 1.5 लाख में से नो डाउट मुझे 50,000 रुपए लेने हैं, 1.5 लाख में से नो डाउट मुझे 50,000 रुपए लेने हैं, बट पूरे यूज नहीं कर पाऊंगा, यूज मैं सिर्फ 30,000 रुपए कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही 50 यूज करूंगा मेरा नॉर्मल टैक्स मैट से भी कम हो जाएगा, और जबकि मुझे मैट तो देना ही पड़ेगा। तो मेरे बच्चे 1.5 लाख में से आप यहाँ पे 30,000 रुपये यूज़ करोगे तो गवर्नमेंट को पेमेंट करोगे 1,20,000 रुपये, और 20,000 रुपये क्रेडिट मेरा बैलेंस बच जाएगा जो मैं यूज़ नहीं कर पाया। कई बच्चे कह रहे हैं सर वंस मोर वंस मोर वंस मोर वंस मोर। मेरे बच्चा, मेरा नोनू, मेरे सोनू, इधर देखो ध्यान से नालायकों, वंस मोर सुन लो, वंस मोर सुनो। मैंने किया क्या है, प्रैक्टिकली सोचो, रटो मत, प्रैक्टिकली सोचो। अगर 1.5 लाख मुझे गवर्नमेंट को देने हैं, 50,000 मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं, नो डाउट मेरा 1 लाख बनता है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर मैं 1 लाख देने जाऊंगा तो गवर्नमेंट ये बात बोलेगी ना कि भाई 1,20 तो कम से कम बनते हैं, तो 1,20 तो तू हमें देगा ही देगा। तो जब मुझे 1,20 देने ही पड़ेंगे तो क्या 50,000 रुपये क्रेडिट मेरा पूरा यूज हो पाएगा? आंसर इज नो, वो यूज ही नहीं हो पाएगा सर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वो यूज ही नहीं हो पाएगा। यूज कितना हो पाएगा? 30,000 रुपये। यूज कितना हो पाएगा? 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये करूंगा, फिर 20,000 रुपये बैलेंस बचेगा। अब अगली बार आओ जी, अगली बार तो फिर मुझे मैट देना पड़ेगा, तो 20,000 रुपये मुझे और क्रेडिट मिल जाएगा। तो 20,000 तो ये, और 20,000 रुपये लास्ट ईयर का, टोटल मुझे अब गवर्नमेंट से 40,000 रुपये लेने होंगे। ये बात ध्यान देना है। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं जी, ठीक है जी। ये रेगुलर बैच में हमने ऐसे कई सारे क्वेश्चन किए थे। बाकी स्टूडेंट दरबार में जब इसकी दोबारा से रिवीजन कराऊंगा, एक आधा क्वेश्चन वहाँ पे भी करवा दूंगा। बाकी एमसीक्यूज तो होंगे ही होंगे, एमसीक्यूज में काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, उसमें डाउट और क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बस प्रोविजन ध्यान देना कि भैया मैट, क्रेडिट और यूटिलाइजेशन कैसे होता है। क्रेडिट बस तब मिलता है जब मैट ज़्यादा हो, यूज़ तब करते हैं जब नॉर्मल टैक्स ज़्यादा हो, ये बात ध्यान देना चाहिए। और सारा यूज़ कर सकते हैं, बट सारा यूज़ नहीं कर पाओगे। कब नहीं कर पाओगे? अगर सारा यूज़ करने के बाद जो तुम्हारा अमाउंट आ रहा है वो मैट से भी कम हो रहा है, तो कम से कम मैट तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बातें आपकी निकल के आती हैं। तो अब जाके कॉन्सेप्ट नंबर 3 हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। अब आओ जी फटाफट से, आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट है अपील का हिरार्की। मुझे फटाफट से बोल दो नहीं, क्लास में एक बिल्कुल इत्तू सा जी, क्लास में एक बिल्कुल इत्तू सा मैंने चैप्टर करवाया था अपील का। याद करो, मैंने कहा था कि अगर एसएससी के अगेंस्ट इनकम टैक्स में कुछ भी होता है, अगर एसएससी के अगेंस्ट इनकम टैक्स में कुछ भी होता है तो एसएससी क्या करेगा? अपील फाइल करेगा। जैसे कंपनी लॉ में अपील फाइल करने का प्रोसेस होता है, ऐसे इनकम टैक्स में अपील फाइल करने का प्रोसेस होता है। मान लो डिपार्टमेंट ने कहा हेलो तू चोर है, हेलो तू चोर है। मैंने कहा मैं चोर नहीं हूँ। कह रहे तू चोर है। मैं कहा मैं चोर हुई नहीं। कह रहे तू चोर है, हम तेरे अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर रहे हैं, इतने की चोरी की है, ये इंटरेस्ट है, ये पेनल्टी है। मैंने कहा ये क्या मतलब है कि बिना बात के ऑर्डर पास कर दिया। अब जब डिपार्टमेंट ने मेरे अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया, उस ऑर्डर से मैं सहमत नहीं हूं, उस ऑर्डर से मैं एग्री नहीं हूं, तो मैं क्या करूंगा? फिर अपील करूंगा ना। याद करो सर, जब छोटे होते घर में हमें चांटा पड़ता था, क्योंकि मेरे तो कई बार पड़ा है, चांटा पड़ता था, मम्मी क्या बोलते, इधर 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 ना लाए, इधर आ। छोटे भाई को तंग करता है, बिल्कुल ही परेशान कर रखा है इस लड़के ने मुझे, बिल्कुल ही जमी परेशान कर रखा है इस बच्चे ने मेरे को। बच्चा कहता है, गर्ल्स कहती हैं सर हमें तो ऐसे नहीं डांट पड़ी। आपको नहीं पड़ी ना, ये तो आपके अच्छे कर्म है, हमसे पूछो सर चांटे पड़े हमें। अब जैसे ही चांटा पड़ता था ना, फिर हम क्या करते थे? पापा के पास, पापा 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 मम्मी ने चांटा मारा। कई बार तो ऐसा होता था, मम्मी की शिकायत पर पापा से भी चांटा पड़ गया। और कई बार पापा मम्मी को बोलते थे, हाँ भाई क्यों बेचारे को चांटा मारा बिना बात का, भाई चांटा थोड़ा मारना चाहिए। अब सोच के बोलना, आप अपील करने के लिए गए पापा के पास, पापा ने कुछ नहीं बोला या पापा ने आपके अगेंस्ट बोला, फिर आप जाओगे दादा के पास, दादी। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, घर में भी अपील का हिरार्की होता है। ऐसे ही इनकम टैक्स में अपील का हिरार्की है कि सबसे पहली अपील कहां जाएगी, फिर अपील कहां जाएगी, फिर अपील कहां जाएगी, फिर अपील कहां जाएगी। तो सबसे पहली अपील फाइल करते हैं सीआईटी अपील। याद करो, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। अगर सीआईटी अपील ने मेरे अगेंस्ट बोल दिया तो मैं जाऊंगा आईटीएटी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर उसने मेरे अगेंस्ट बोला तो हाई कोर्ट में, फिर जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में। ये 4 अपील होती हैं। एक बार यहां पे चेक करना, देखो जी अपील का हिरार्की।
एओ ने मेरे अगेंस्ट में ऑर्डर पास करा। एओ मींस असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर। उसने मेरे अगेंस्ट ऑर्डर पास किया। सबसे पहली अपील सीआईटी अपील, फॉर्म नंबर 35। ये फॉर्म आपको याद करने हैं जी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये फॉर्म आपको याद करने हैं। फॉर्म नंबर 35 में अपील फाइल करते हैं 30 दिन के अंदर अंदर। अगर सीआईटी ने मेरे अगेंस्ट कुछ बोला, मैं जाऊँगा आईटीएटी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, फॉर्म नंबर 36, 60 दिन के अंदर अंदर। अगर उसने मेरे अगेंस्ट बोला, मैं जाऊंगा हाई कोर्ट में 120 दिन के अंदर। हाई कोर्ट में जाने का अपील नहीं, हाई कोर्ट में जाने का कोई फॉर्म नंबर नहीं होता, मेमोरेंडम होता है, उसके बेस पे अपील फाइल होती है। और अगर हाई कोर्ट ने मेरे अगेंस्ट बोल दिया, फिर जाऊंगा मैं सुप्रीम कोर्ट में। टाइम लिमिट होती है 90 दिन की, कुछ केस में 60 दिन की भी टाइम लिमिट होती है। यहाँ पर भी कोई फॉर्म नंबर नहीं होता। बच्चा कहता है सर अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपके अगेंस्ट कुछ बोल दिया फिर घर जाओ, निकलो, फिर घर निकलो जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं होता, लॉ ऑफ लैंड होता है। जो उसने बोला है वही बात मुझे माननी पड़ेगी, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक ना कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील जो होती है ना, ये सीआईटी अपील जो होती है, आपने क्लास में सुना होगा। एक तो मैंने कहा था सीआईटी अपील होती है, एक तो मैंने कहा था कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील होती है, और एक कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिवीजन भी होती है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो जी। एक तो सीआईटी अपील होती है, एक सीआईटी रिवीजन भी होती है। और ये सीआईटी रिवीजन क्या करती है, याद करो मैंने कहा था कि जब भी हम सीआईटी अपील के पास जाते हैं ना, तो काफी टाइम लगता है ऑर्डर को कंक्लूड करने में, काफी टाइम लग जाता है। अगर हमें जल्दी ऑर्डर पास चाहिए, उसमें हम जाते हैं रिवीजन के पास। याद करो मैंने क्लास में कहा था रिवीजन, सीआईटी रिवीजन के 2 सेक्शन होते हैं, एक तो सेक्शन 263 में रिवीजन, एक होती है 264 में। जो 263 की रिवीजन होती है ना, इसमें तो इनकम टैक्स वाले जाते हैं। मतलब अगर इनकम टैक्स के ऑफिसर को कोई प्रॉब्लम है, अगर डिपार्टमेंट जाना चाहता है तो जाएगा 263 में, और अगर हम जाना चाहते हैं तो हम जाएंगे 264 की रिवीजन में। बस एक बात ध्यान देना कि जब भी आप 264 की रिवीजन में जाओगे, अगर उसकी अथॉरिटी ने आपके अगेंस्ट कुछ बोल दिया तो फर्दर आप अपील नहीं कर सकते। मैं दोबारा बोल रहा हूं सर, अगर आप सीआईटी रिवीजन के पास गए 264 की, अगर उसने अगेंस्ट में कुछ बोल दिया तो उसके अगेंस्ट अपील पॉसिबल नहीं होती। सीआईटी अपील में जाओगे, उसने कुछ बोला, उसके अगेंस्ट अपील पॉसिबल है, बट सीआईटी रिवीजन में जाओगे, उसने कुछ गलत बोल दिया, उसके अगेंस्ट अपील पॉसिबल नहीं है। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। बाकी ये बातें अपने क्लास में पढ़ी होंगी, मैं स्टूडेंट दरबार में वेडनेसडे को भी कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि आज हमारा वो टॉपिक आ गया था, इसलिए आपको धुंधला धुंधला भी अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा तो भाई साहब फिर पहले एक बार जाके ना वो नोट्स पढ़ लो रेगुलर बैच वाले, फिर ये दोबारा देख लेना। नहीं तो इससे पहले स्टूडेंट दरबार वाला सेशन देख लेना, फिर ये देख लेना जी, क्योंकि स्टूडेंट दरबार में थोड़ा सा मैं और डिटेल में कराऊंगा, बाकी पूरा डिटेल में तो हमने रेगुलर बैच में किया हुआ है। एक बार फटाफट से लास्ट टाइम बोल दो जी, फिर सेशन पैकअप करते हैं। बाकी 3 कॉन्सेप्ट करेंगे वेडनेसडे को रात को 10 बजे। आज हम मुलाकात करेंगे लाइव, मेरी पूरी फैमिली वहां पे होनी चाहिए, मेरी पूरी फैमिली वहां पे होनी चाहिए। देखना अगर सिंगल बच्चा भी वहां पे नहीं आया ना, फिर देखना ना कट्टे हो जाऊंगा आपसे, ठीक है। लो फटाफट से बताओ जी, सबसे पहली अपील कहाँ जाएगी, सीआईटी, देन कहाँ जाएगी आईटीएटी, फिर कहाँ जाएगी हाई कोर्ट, फिर कहाँ जाएगी सुप्रीम कोर्ट। सीआईटी में 30 दिन, आईटीएटी 60 दिन, हाई कोर्ट में 120 दिन, सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन हो गया जी। फॉर्म नंबर 35 सीआईटी में, फॉर्म नंबर 36 आईटीएटी में जी। एक होते हैं सीआईटी रिवीजन, सीआईटी रिवीजन अंडर सेक्शन 263 और 264। 263 डिपार्टमेंट के लिए है, 264 एसएससी के लिए। बट अगर एसएससी रिवीजन करवाने के लिए जाता है और कुछ भी हमारे अगेंस्ट में होता है, उसके अगेंस्ट दोबारा अपील पॉसिबल नहीं होती, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई लॉ नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करेगा वो लॉ ऑफ लैंड बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोई भी ओवररूल नहीं कर सकता, एक्सेप्ट अगर फाइनेंस एक्ट ही चेंज हो गया, फिर तो बातें खत्म होगी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की बातें सबको माननी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखना चाहिए, एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ और एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। याद करो, आपको मैंने क्लास के अंदर कहा था, एक तो होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेशन इशू, मतलब अगर किसी कॉन्सेप्ट के इंटरप्रिटेशन में दिक्कत है, दैट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर एविडेंस के बेस पे कुछ डिसाइड करना है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की लास्ट अथॉरिटी जो होती है वो आईटीएटी होती है। मतलब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऑर्डर जो हैं, मतलब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के जो भी केसेस होंगे ना, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाते। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ वाले केसेस आएंगे। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो होगा वो लास्ट हमारा आईटीएटी तक ही जाएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाता, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमारा था, अब जाके हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो फाइनली आज हमने 27 मिनट में 7 कॉन्सेप्ट हमने 4 कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं। बाकी 3 कॉन्सेप्ट हम करेंगे वेडनेसडे को जी। फटाफट से एक बार इसके दोबारा से रिवीजन कर लेना अगर आपको करनी है जी, नहीं तो फिर स्टूडेंट दरबार हम करेंगे वेडनेसडे को, उसमें भी रिवाइज कराऊंगा, वहाँ रिवाइज कर लेना। और बाकी रात को आज 10 बजे भी मुलाकात करेंगे, उसमें डिस्कशन करेंगे एमसीक्यूज़ की और कस्टम की जी।
ठीक है, चलो ये बाकी मुलाकात करते हैं अभी 10 बजे लाइव सेम चैनल पे सेम टाइम पर, सेम टाइम का मतलब 10 बजे। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो हमेशा, इतने खुश रहो, इतने खुश रहो, मैं कह रहा हूँ खुशी से समा ही ना पाओ। थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।